सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने प्रेजेंट के तीनों टेंसों को, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन तीनों टेंसों को हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज की क्लास से हमारा जो प्रेजेंट का टाइप था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इससे पहले मैंने बता दिया है, समझा दिया है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को भी देख लीजिए। और जो भी मेरे साथी इस समय जिनके दिमाग में चल रहा है कि सर टेट का एग्ज़ाम कब होगा, यूपी टेट का, तो दोस्तों मैं एकदम बात क्लियर करा दूं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम विधानसभा चुनाव से पहले करा दिए जाएंगे। ऐसा योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था 1 अगस्त को, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, दिसंबर के पहले आपके पेपर हो जाएंगे टेट के भी, जिन्होंने भी टेट में फॉर्म अप्लाई किया होगा या करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग टेट की भी क्लासेस साथ में लेते रहिए। विनर क्लासेस पे आपको टेट की मैथ पढ़ाई जा रही है, जहाँ पर परसेंटेज चैप्टर आपका इस समय चल रहा है। 3 क्लासें जिसकी अपलोड हो चुकी हैं और आज उसके ऊपर एक आधुनिक भारत के इतिहास का भी टॉपिक अपलोड किया गया है, जो कि अगर आप यूपी SSC पेट का अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसके लिए भी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। वहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। समझना दोस्तों, अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं, इसकी पहचान के हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखो, अगर रटने वाली बात है तो रट तो सकते हैं हम कि वाक्य के अंत में क्या आएगा भाई, रहा है आएगा, रही है आएगा और रहे हैं आएगा। ये सारे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे शब्द आते हैं। तो उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। ये तो हो गई रटने वाली बात जो आप बचपन से सीखते हुए आए हो। लेकिन दोस्तों, अब आपको ये काम नहीं करना है। आप एक बात याद रखिए कि कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटीन्यूअस शब्द जो है आपका कंटिन्यू शब्द से मिलकर बना है। जैसे हम किसी को बोलते हैं स्टॉप, तो वो रुक जाता है, तो उसके बाद फिर हम उससे बोलते हैं कंटिन्यू, मतलब कि अब आप फिर से चालू कर दीजिए जो काम आप कर रहे थे। कहने का मतलब प्रेजेंट काल में यानी वर्तमान समय में कोई कार्य चल रहा है, वो ना तो अभी ख़त्म हुआ है और ना ही अभी शुरू हुआ है, वो चल रहा है, यानी बीच में वो काम है, वो चल रहा है। वो हमारे कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह दूं कि आप प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, तो आपने अभी ख़त्म तो किया नहीं, ना ही आपने अभी शुरुआत किया है, क्योंकि शुरुआत तो हमारी 1 दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी 1 घंटे में हम ख़त्म भी इसको कर देंगे। तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है वो होते हैं इज़, एम और आर। ये तो पता ही होगा आपको, इज़, एम और आर होती है। ये जो इज़ है ना, इसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ, यानी एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का प्रयोग करते हैं। एम जो होता है इसके साथ आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। और जो बहुवचन होता है, बहुवचन यानी कि दोस्तों कौन सा प्ल्यूरल, उसके साथ और यू के साथ, जो कि एक हमारा सेकंड पर्सन होता है, उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर है। चलिए अब बताओ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई काम चल रहा है, कंटिन्यू है वो काम, तो उस काम में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। आपने बताया था सर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, या जिसको हम वर्ब की क्या कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं।
तो ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर लग जाएगी। ये इतनी बात समझ गए हो तो एग्जाम्पल देखिए भाई। पहले तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या देखेंगे, रूल देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या देखेंगे, रूल देखेंगे। अफर्मेटिव का और निगेटिव का ज़रा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना हमें कि अफर्मेटिव और निगेटिव का रूल क्या होगा। हमने आपसे एक चीज़ तो बता ही रखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसों की शुरुआत किस चीज़ से होगी, तो मैंने बताया था सब्जेक्ट से होगी। तो सब्जेक्ट तो भाई इसमें भी आने वाला है और सब्जेक्ट तो इसमें भी आने वाला है। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, वर्ब आता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका वर्ब आता है। वर्ब बोले तो हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसा कि पता आपको वर्ब आपके कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की वर्ब होती हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक तो मॉडल वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब भी 2 प्रकार के, एक हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, एक मेन वर्ब हो जाती है। फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी 2 प्रकार की हो जाती हैं, एक मॉडल वर्ब का पूरा चैप्टर ही अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर भी लिख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर भी लिख दिया। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आएगा। कहोगे सर ये जो अफर्मेटिव है ना, इसमें तो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन इसमें चूँकि ये निगेटिव है, ये निषेधात्मक वाक्य है, तो निषेधात्मक वाक्यों में नॉट भी लगता है। और नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अभी आपने इससे पहले इंडेफिनिट में भाई सीखा है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। और नॉट के बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म आने वाली है। बात क्लियर। अब लास्ट में क्या आता है, तो लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो इसमें भी लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये होता है रूल। अब रुको जरा, थोड़ा सा रुको। अब देखो हमें यहाँ पर हमने बताया था कि केवल अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस के रूल में केवल आपका 2 ही चीज़ बदलता है भाई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको हमेशा ही वो बदला हुआ मिलेगा, क्योंकि सेंटेंस जैसा वैसा सब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट। एक हेल्पिंग वर्ब बदलती है और कुछ नहीं बदलता है। आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब अगर कॉन्टिन्यूअस की बात कर लो तो कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेगा, मेन वर्ब वही ही रहने वाला है। तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज ही मत करिए, वो वैसा ही रह सकता है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। लेकिन निगेटिव में बात कर लें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। इसकी तुलना अगर आप इंडेफिनिट वाले टेंस से करोगे तो आप देखोगे वहाँ हेल्पिंग वर्ब बदली थी और मेन वर्ब बदली थी। चूँकि वो इंडेफिनिट था तो फर्स्ट फॉर्म केवल आई थी, और यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म हो गया। तो ये होती हैं बातें। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। हम अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पलों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। इसके एक एक एग्जाम्पलों को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, है ना। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल कह दूं, मैंने कह दिया कि राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस मैंने कहा है, राम खाना खा रहा है। देखो अगर आपने रट रखा है कि रहा है तो वो भी तो बात हो गई, वाक्य के अंत में रहा है आया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे राम खाना खा रहा, मतलब खाना खा नहीं चुका है, ना वो स्टार्ट किया है, वो बीच में है, वो खा रहा है खाना। तो इसको हम देखो बनाएंगे कैसे। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। खाना हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये खाना हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, और रहा है के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी क्या आएगा, राम। अब राम हमारा कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, और एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, तो राम इज। अब मेन वर्ब आएगा ना, चूँकि अफर्मेटिव है तो नॉट तो आएगा नहीं। तो मेन वर्ब खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा। राम इज ईटिंग, और क्या ईटिंग, फूड, तो ईटिंग द फूड। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, बिल्कुल नॉर्मल सा सेंटेंस बन गया ना। अब दूसरा आप करके बताओ जल्दी से। मैंने कह दिया कि अध्यापक बोर्ड पर लिखते हैं,
या बोर्ड पर, हाँ चलिए ठीक है लिखते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, अध्यापक बोर्ड पर लिख रहे हैं। अब आप इसको बनाओ, जल्दी से बनाओ, अध्यापक बोर्ड पर लिख रहे हैं। तो देखो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर लास्ट में रहे हैं आया है, तो मतलब कि ये कॉन्टिन्यूअस का है, तो सब्जेक्ट क्या है सर, कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा, अध्यापक लिख रहे हैं, और किस पर लिख रहे हैं, बोर्ड पर। तो जिससे काम होता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, और जिस पर काम होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और लिख रहे हैं मतलब ये क्या हो जाएगी, लिखना एक प्रकार का कार्य है, तो मेन वर्ब हो जाएगा ना, लिखना एक काम है नहीं तो मेन वर्ब, और रहे हैं के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। सीक्वेंस में इसको रखिए, सब्जेक्ट अध्यापक, तो अध्यापक इंग्लिश क्या होती है, टीचर होती है, TEACHER टीचर। टीचर चूँकि मेरा क्या है, एक सिंगुलर है, एक अकेला अध्यापक है, तो इसके लिए इज़ लगाएंगे। टीचर इज़ मेन वर्ब, लिखने की क्या होती है, राइट होती है, लिखने की राइट, लेकिन ING फॉर्म लगाएंगे तो राइटिंग हो जाएगा ना, टीचर इज़ राइटिंग, और कहाँ राइटिंग, बोर्ड पर, तो पर के लिए ऑन लगाएंगे, ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड, बस लो बन गया। टीचर इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड, टीचर बोर्ड पर लिख रहे हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई है ना, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप बताइए, एग्जांपल नंबर 3, आप जल्दी से सोच कर बताओगे। जैसे मैंने कह दिया कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसकी इंग्लिश बनाओ, एक सेकंड में देख लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है उस तरफ, तब तक आप इसकी इंग्लिश जल्दी से बना के बताओ भाई, ठीक है ना। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो बच्चे के क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, ये तो लिखेंगे ना भाई, द चिल्ड्रेन। अब द चिल्ड्रेन, देखो बच्चे क्या हैं, एक बच्चा नहीं है मैदान में बच्चों का समूह है, मतलब कई बच्चे हैं, तो बच्चे बहुवचन कैटेगरी में चले गए। अगर एक बच्चा होता तो केवल यहाँ पर मैं चाइल्ड लिखता, या फिर मैं यहाँ पर क्या लिखता भाई, केवल बॉय लिखता। अगर लड़का होता तो बॉय लिखता, तो यहाँ पर बच्चे में बॉय और गर्ल दोनों आ गए हैं, तो द चिल्ड्रेन हमने लिख दिया, यानी चिल्ड्रेन एक से अधिक हैं तो आर लगाएंगे ना, द चिल्ड्रेन आर, खेल रहे हैं मेन वर्ब, तो खेलने की होती प्ले, ING लगाएंगे प्लेइंग, और कहाँ, मैदान में, तो इन फील्ड, या आप ग्राउंड भी यहाँ पर कह सकते हो। तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह के बन सकते हैं। देखिए इंग्लिश का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि आपके बुक में जो सेंटेंस दिया हो उसी सेंटेंस को आपसे पूछा जाए, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता है, वो अपने आप से सेंटेंस लिख देते हैं। इंग्लिश तो पूरी डिपेंड है रूल के ऊपर, और आपकी पकड़ होनी चाहिए किसके ऊपर, वर्बों के ऊपर। अगर वर्ब के ऊपर आपकी पकड़ है तो फिर आपका काम ख़त्म है भाई, इंग्लिश आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अब देखो बढ़ते हैं निगेटिव पर, किस पर पहुंचते हैं, निगेटिव पर। निगेटिव सेंटेंस पे दोस्तों पहुंचते हैं। रूल आपको हमने बता ही दिया है, अभी पहले ही मैंने कह दिया कि कुछ लड़कियां गाना नहीं गा रही हैं, कुछ लड़कियां गाना नहीं गा रही हैं। ये पहला हो गया, आप बना के बताओगे, दिस इज़ माई फर्स्ट। एंड सेकंड नंबर दोस्तों हमारा क्या हमने बना दिया, इसकी आप इंग्लिश भाई बना के साथ में बताते रहो कमेंट बॉक्स में, है ना। जैसे मैंने कह दिया वे नहीं, या वे विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, वे विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं। ये दोनों मैंने सिंपल बनाया है, दोनों आप बना के बताओ। और तीसरा मैंने कह दिया कि सीता अपनी सहेलियों के
संग, सीता अपनी सहेलियों के संग नृत्य कर रही है, नृत्य कर रही है। ये 3 सेंटेंस हैं जो कि आपको बनाना है। ये नृत्य नहीं कर रही है भाई, नृत्य नहीं कर रही है, ठीक है ना, नृत्य नहीं कर रही है। अब देखो पहला भाई बहुत साथियों ने बताया सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे सर कुछ लड़कियां क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ सब्जेक्ट। उसके बाद गाना, गाना क्या होगा, ये हमारा क्या होगा भाई, गाना क्या कर रहे हैं, गाना गा रही है ना, तो गाना क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इस गाने के लिए क्या लिखा देंगे, मेन वर्ब, और ये रही के लिए हेल्पिंग वर्ब। और ये चूंकि आपको पता है इसके लिए मैं नॉट ही लगाऊंगा नहीं के लिए। अब इसको आप लिखिए कुछ लड़कियां, मतलब सम गर्ल्स, है ना, लड़कियां एक से अधिक हैं, इसीलिए मैंने क्या लिखा, गर्ल्स लिखा। एक से अधिक है तो इज तो लगाएंगे नहीं, तब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो आर मैंने लगा दिया। सम गर्ल्स आर, निगेटिव नॉट आएगा, देखो नहीं है ना, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, नॉट। सम गर्ल्स आर नॉट, गाना, गाने की क्या होती है, सिंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो सिंगिंग, और क्या सिंगिंग, आ सॉन्ग, तो सिंगिंग आ सॉन्ग। लो भाई बन गया, सम गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर बात है ना। अब इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है सर, वे के लिए क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, और दे बहुवचन है, वे एक से अधिक, तो वे के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। दे आर नहीं है तो नॉट हो जाएगा, दे आर नॉट पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्या होती है, रीडिंग होती है, तो दे आर नॉट रीडिंग क्या, साइंस, तो रीडिंग द साइंस या रीडिंग आ साइंस, रीडिंग आ साइंस, या SCIENCE साइंस। लो बन गया, समझ गए। वैसे अब इसको बनाएंगे, इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता के लिए मैंने क्या लिख दिया, सीता लिख दिया। सीता मेरी क्या है, एक वचन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी दोस्तों। तो सीता क्या करेंगे हम, सीता से हम इज लगाएंगे ना, सिंगुलर है सीता तो इज लगाएंगे, सीता इज। अब सीता क्या कर रही हैं, नृत्य कर रही है ना, लेकिन नहीं नृत्य कर रही, नॉट है, तो सीता इज नॉट। अब डांस, नृत्य करना का मतलब डांस, और आईएनजी लगाएंगे तो डांसिंग बन जाएगा। सीता इज नॉट डांसिंग, सीता इज नॉट डांसिंग, और किसके साथ, अपनी सहेलियों के संग, तो विद, अब विद के बाद क्या आएगा, अब चूंकि अपनी, सीता क्या है, फीमेल है, तो अपने के लिए हर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विद हर फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स, तो विद हर फ्रेंड। सीता इज नॉट डांसिंग विद हर फ्रेंड, सीता अपनी सहेलियों के संग नृत्य नहीं करती है। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि अफर्मेटिव निगेटिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब पहुंच रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों कहीं पर अगर मीनिंग मिस्टेक हो जाया करे तो आप लोग इतना समझदार हो, समझ जाया करो कि सर हाँ यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है लिखने में कहीं मीनिंग मिस्टेक हो जाए, वैसे भी भाई मिस्टेक तो हो ही जाती है, कितना भी इंग्लिश आप पढ़ रखे हो, है ना। चलो अब हम पहुँचते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। क्लियर हो गई बात, नहीं, वेरी गुड। चलो अब हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं भाई, प्रश्नवाचक वाक्य, यही ना बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हमें बता दीजिए एक बात, ज़रा से फटाफट तरीके से मेरे को रूल बताइए, जल्दी से रूल बताइए कि इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा, जल्दी से बताओ। मैं यहाँ पर रूल लिखता हूँ, जल्दी से आप बताने की कोशिश करिएगी ये नियम क्या होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, बहुत साथी बता रहे हैं कि सर सबसे पहले WH फैमिली आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। यही ना होगा भाई, बोलो यही ना होगा। आप देखो रूल को आप कंपेयर करके पढ़िए, आप इसको इंडेफिनिट से कंपेयर करोगे तो मेन वर्ब आपको चेंज मिलेगी, बाकी आपको इसमें कुछ चेंज मिलेगा नहीं मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब चेंज मिलेगी, बाकी तो कुछ चेंज मिलता नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेंस के ऊपर, और मेन वर्ब भी किस पर डिपेंड करेगा, टेंस के ऊपर। तो बस ये ठीक है। देखो
मैं पूछूं कि सर ये WH फैमिली से कब बनाएंगे सेंटेंस को और बाकी हेल्पिंग वर्ब से कब बनाएंगे सेंटेंस को, फटाफट तरीके से बताओ। कब हम हेल्पिंग वर्ब से ये WH फैमिली से बनाएंगे, कब हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो जो मेरे साथी नए जुड़े हैं या जिन्होंने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है, कुछ साथियों तो पहले भी पढ़ रखा है, सभी ने पढ़ा है पहले, तो सभी को पता होगा कि जिस सेंटेंस का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं उसकी इंग्लिश हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। मैटर नहीं करता है वो किस टेंस का है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, बट अगर यस या नो में उत्तर दे सकते हैं तब हम उसकी इंग्लिश किस में बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में बनाएंगे। दूसरी बात, अगर हम उसको फुल एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, अगर हम उसको फुल एक्सप्लेन कर रहे हैं यानी पूरा उत्तर दे रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश हम WH फैमिली से बनाते हैं, WH फैमिली से बनाते हैं। ये चीज़ें कब समझ पाओगे, जब मैं अभी एग्ज़ाम्पल आपको कराऊंगा। तो रूल तो यही रहने वाला है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 दोस्तों देखिए क्या है, मैंने कह दिया क्या मम्मी खाना बना रही हैं, क्या मम्मी खाना बना रही हैं, ये मैंने पहला कह दिया। दूसरा मैं इसी से मिलता जुलता दोस्तों कहूँगा, मैं कहूँगा मम्मी खाना क्यों बना रही हैं, क्यों बना रही हैं, मम्मी खाना क्यों बना रही हैं। देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पर इसलिए ये दोनों सेंटेंस लिए हैं ताकि आप जो भी साथियों का डाउट है वो आपका डाउट क्लियर हो सके। सभी साथियों को आता है, क्लियर सी बात है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये सब नहीं आता होगा, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस हमारे साथ आप करिए, आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आप कहोगे सर आपने दोनों सेंटेंसों में एक ही बात लिखी है, मम्मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में एक ही है, लेकिन आपका इसका उत्तर देने की नज़रिया चेंज हो जाएगा। पहले में आपसे पूछा गया क्या मम्मी खाना बना रही हैं, तो आप बताओ कि अगर बना रही हैं तो यस, अगर नहीं बना रही हैं तो नो। यानी पहले प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरे प्रश्न के उत्तर में पूछूं कि मम्मी खाना क्यों बना रही हैं, तो आप कहोगे, अगर कोई लेडीज़ है तो वो यही कहेगा कि मेरी आज तबीयत ख़राब है इसलिए मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, तो आज मम्मी खाना बना रही हैं। कहने का मतलब फुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा दूसरे वाले का उत्तर। तो दूसरे वाले की इंग्लिश हम WH फैमिली से बनाएंगे और पहले वाले की इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट मम्मी अकेली हैं तो इज़ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मम्मी, तो हम मदर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम मम्मी भी लिख सकते हैं, MUMMY मम्मी, इज़ मम्मी। उसके बाद मेन वर्ब क्या, खाना। ये खाना आपका दोस्तों क्या है, खाना आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन बनाना, और जब खाना बनाते हैं तब हम कुक लिखते हैं, लेकिन ING फॉर्म लगाएंगे तो कुकिंग आ जाएगा। इज़ मम्मी कुकिंग, और क्या कुकिंग, द फूड, तो कुकिंग द फूड। और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर बात। सबसे पहले WH फैमिली क्यों, इसको सबसे पहले लेकर आएंगे तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। बाकी ऊपर वाला हेल्पिंग वर्ब, WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाई इज़ मम्मी, तो व्हाई इज़ क्या हो गया, मम्मी हो गया। व्हाई इज़ मम्मी, मम्मी के स्थान पर आप मदर भी लिख दोगे। व्हाई इज़ मम्मी कुकिंग द फूड, COOKING कुकिंग द फूड, तो कुकिंग द फूड, ये बात हो गई। तो ये हमारा अंतर था जो आपको समझ में आया होगा। अब आपके समझ में आया है तो आगे का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करके बताऊँ, ठीक है ना। चलो अब आगे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप करके बताओगे भाई। देखिए एक बार आप टेंस अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको आगे एक्टिव पैसिव भी समझ में आएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी समझ में आएगा, हर एक चीज़ आपकी समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने कह दिया कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, फटाक से बना के बताओ, कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं।
कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, जल्दी से आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, फिर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो जाएगा, परफेक्ट पे पहुंच जाएंगे। आप कहो सर सब्जेक्ट क्या है, कुछ विद्यार्थी, ठीक बात, तो कुछ विद्यार्थी सब्जेक्ट ये क्या क्या है, ये क्या क्या है, क्या, तो कहोगे सर क्या का मतलब WH फैमिली, सिंपल सी बात है। तो WH फैमिली को सबसे पहले लिखेंगे। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में WH फैमिली का शब्द बीच में दिखा मिल जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाओगे। मतलब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, क्या का इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, तो व्हाट मैंने सबसे पहले लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, कुछ विद्यार्थी, विद्यार्थी एक से ज़्यादा, कुछ मतलब एक से तो ज़्यादा है ही, तो जब एक से ज़्यादा है तो आर आएगा, व्हाट आर, और कुछ विद्यार्थी का मतलब सम स्टूडेंट, तो सम स्टूडेंट्स हो गया ना, व्हाट आर सम स्टूडेंट्स, और क्या कर रहे हैं, तो कर रहे हैं मतलब डूइंग, तो डूइंग, डू होता है करने की ING फॉर्म, तो डूइंग लो बन गया। व्हाट आर सम स्टूडेंट डूइंग, कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ चुका होगा। अब पहुंचते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, फिर लास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना भाई। चलो क्लियर बात हो गई है, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे दोस्तों किस टेंस की, तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करने वाले हैं, और इस टेंस की जब बात करेंगे तो पहचान क्या होती है ज़रा हमें बताओ, इस टेंस की पहचान क्या होगी ज़रा हमें बताओ। परफेक्ट की तो रट सकते हो, तो लिखोगे लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये सब शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ले है, दे है, ली है, दी है, ये सारे शब्द आते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि जिन सेंटेंसों में अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है हमें बताओ। परफेक्ट का मतलब आप बोलते नहीं हो, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आप बोलते हो मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है, परफेक्ट सॉल्व कर लिया। कहने का मतलब इसमें कोई गलती नहीं बची। तो परफेक्ट का मतलब जिसमें कोई गलती ही ना हो, जिसमें कोई गलती ना हो, कोई गलती ना हो, वही तो ना। और कोई गलती कब नहीं होगी, जब काम पूरा क्या होगा, सही होगा, मतलब करेक्ट होगा। तो जब पूरा काम हमारा सही होगा मतलब प्रेजेंट टाइम में कोई काम पूर्ण हो चुका होता है, प्रेजेंट समय में कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हो, तो चुके हो ना, पढ़ चुके हो, मतलब आप उसको चीज़ को कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो, तो उसका मतलब वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। चीज़ें क्लियर है ना। अब हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आता है, तो भाई बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब सभी को पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ और हैव आती है। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं, यानी एक वचनकर्ता के साथ, है ना भाई। हैज़ का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ, और आई के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई साहब आएगी, बताओ दोस्तों। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, हमने बता रखा। अगर परफेक्ट है सर, अगर परफेक्ट है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आती है बस। अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी। रूल की बात कर लें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दागो जरा। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा और निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, फटाफट तरीके से बताओ। अफर्मेटिव का रूल क्या होगा, निगेटिव का रूल क्या होगा, लिख दें सर यहाँ पर। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर, यही ना आएगा। दूसरा मैं बात करूँ निगेटिव की, तो सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ या हैव, उसके बाद आपका आएगा नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। बोलो क्या क्लियर है, बोलो क्या यही रूल होगा, यही रूल होगा। एक बार बोलो भाई यही रूल होगा कि नहीं होगा। सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म इसलिए लगी क्योंकि ये हमारा परफेक्ट है। फिर सब्जेक्ट हैज़ है और उसके बाद नॉट, नॉट क्यों लगा क्योंकि निगेटिव है। तो ये हमारे हो गए अफर्मेटिव निगेटिव के रूल। इसके एग्जाम्पल हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना भाई, क्लियर, समझ चुके हो। चलो अब एग्जाम्पल देखिए इसके फटाफट तरीके से और साथ में करते रहना भाई। देखो जैसे पहला एग्जाम्पल मैं कह दूं, पहला एग्जाम्पल राम जा चुका है, बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों मैं बता रहा हूँ, राम जा चुका है। इसको आप करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बोला है, राम जा चुका है। दूसरा मैंने क्या बोल दिया है कि मेरी बहन खाना बना चुकी है, खाना बना चुकी है, खाना बना चुकी है। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट है राम, तो हमने राम को पहले लिख दिया। राम सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी राम एक वचन है कि बहुवचन, राम एक वचन है तो एक वचनकर्ता के साथ हैज़ लगाएंगे, राम हैज़। अब चुका, जा चुका और जाने की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, तो राम हैज़ गॉन, राम जा चुका। ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखा ही नहीं हमने। दूसरे में मेरी बहन क्या है भाई, तो माई सिस्टर। बोलो ये मेरी बहन क्या है, मेरी बहन आपका सब्जेक्ट है, माई सिस्टर, ठीक है ना, SISTER। तो मेरी सिस्टर क्या हो गई, मेरी बहन सब्जेक्ट हो गई, और मेरी बहन तो हम इसमें क्या लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे हैज़, माई सिस्टर हैज़, माई सिस्टर हैज़। मेरी बहन क्या कर चुकी है, खाना बना चुकी है, और बनाने की क्या होती है खाना के साथ, कुक, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कुकेड। माई सिस्टर हैज़ कुकेड, और क्या कुकेड, द फूड, माई सिस्टर हैज़ कुकेड द फूड। ये बनकर तैयार हो गया, माई सिस्टर हैज़ कुकेड द फूड। बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक, किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, नहीं है ना। तो देखिए भाई अब अगले दो एग्जाम्पल इस तरीके से हैं कि जिसमें आप देखोगे तो सेंटेंसों में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आया है। कहने का मतलब आप यहाँ पर अगर चुका है, चुकी है, चुके रटे हुए हो तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखो सेंटेंस अगर पढ़ोगे तो सेंटेंस में साफ जाहिर हो रहा है कि सेंटेंस में काम पूरा हो चुका है। जैसे लिखा है उसने एक मच्छर मार दिया है, मतलब मच्छर तो मर गया है। दूसरा है मैंने उसको एक पत्र भेजा है, मतलब पत्र भेज दिया है, मेरा काम हो चुका है। तो इन दोनों की इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, उसने एक मच्छर मारा, मच्छर मार दिया। उसने किसने भाई, उसने कौन हो जाएगा, बोलो ही, तो ही हो गया ना। अब ही या हम यहाँ पर सी भी लगा सकते हैं अगर उसने एक फीमेल भी होगी तो ही। अब ही के साथ क्या लगेंगे, हैज़, ही हैज़ क्या कर दिया, मार दिया है, तो मारने की होती किल, थर्ड फॉर्म लगाएंगे किल्ड हो जाएगा, ही हैज़ किल्ड। और क्या किल्ड, अब मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो बन गया, क्लियर, ही हैज़ किल्ड अ मॉस्क्यूटो। ऐसे इसको बनाएंगे, मैंने, सब्जेक्ट मैंने है ना, तो मैंने मतलब आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो आई हैव। मैंने उसको एक पत्र भेजा, मैंने उसको, अब भेजना की इंग्लिश सेंड होती है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो सेंट हो जाएगा। आई हैव सेंट, और क्या सेंट, एक पत्र, तो सेंट आ लेटर, सेंट आ लेटर, लेकिन किसको, उसको ना, तो सेंट आ लेटर हिम, तो क्या बन जाएगा, आई हैव सेंट अ लेटर हिम, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। तो ये हमारा क्या था, परफेक्ट टेंस था। हमने कांटे इंडिफिनिट इसको सीख लिया, अफर्मेटिव सीख लिया है। अब हम पहुंचते हैं अपने निगेटिव पर, अब पहुंचते हैं हम अपने निगेटिव पर भाई, ठीक है ना। किस पर पहुंचते हैं दोस्तों, निगेटिव पर, ठीक है ना। आई हैव सेंट अ लेटर, ये भाई यहाँ पर टू छूट गया ना, सेंट टू हिम होगा, सेंट टू, उसको, तो टू यहाँ पर लग जाएगा, लगा लेना, सेंट लेटर टू हिम, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो हम पहुँचते हैं किस पर भाई, तो अब पहुँचते हैं निगेटिव पर, निगेटिव पर।
देखो निगेटिव सेंटेंस के हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल कह दिया कि हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा। तो हमने क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने के लिए क्या लगाएंगे, वी, और वी के साथ किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग। अब नहीं है तो नॉट भी आएगा, वी हैव नॉट। और देखा, देखने की क्या होती है, सीन होती है ना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन ही तो हो जाएगा, सीन। लेकिन कैसा जानवर दोस्तों, तो ऐसा जानवर, तो सीन सच एन एनिमल्स हो जाएगा, सीन सच एन एनिमल्स, एनिमल। समझ गए हो, ये बात समझ गए हो ना। अगला देखो दूसरा मैंने क्या कह दिया। दूसरा दोस्तों आपके बुक में जो दिया गया है वो दिया गया है कि सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है। सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है, सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है, नहीं बनाई है। इसको बना के बताओ, सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है, ये हमारा लास्ट होगा। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सा भाई बना सकते हो आप लोग। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोज पा रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, सुमित, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सुमित। सुमित सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज़, सुमित हैज़। सुमित हैज़ नॉट है तो नॉट हो जाएगा, सुमित हैज़ नॉट। बनाने क्या होती है, मेक, थर्ड फॉर्म मेड, और क्या मेड, अ चेयर, तो मेड अ चेयर। बस, सुमित हैज़ नॉट मेड अ चेयर, सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है। तो आई होप आपकी समझ में आ चुकी होंगी ये सारी बातें। अब हम लोग इंट्रोगेटिव के 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट टेंस होने वाला है ना। समझ चुके हो ना भाई, चलो। अब इंट्रोगेटिव की बात कर लें तो रूल क्या होगा भाई, रूल आपको पता होना चाहिए। बस सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली आएगा। WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या फिर क्या आएगी, हैव आएगी। डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आपकी क्या आएगी भाई, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या मोहन पढ़ चुका है, क्या मोहन पढ़ चुका है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा मैंने कह दिया मोहन क्या पढ़ चुका है, मोहन क्या पढ़ चुका है, ये मैंने दूसरा कह दिया। क्या मोहन पढ़ चुका है, मोहन क्या पढ़ चुका है। और तीसरा मैंने दोस्तों कह दिया, तीसरा कह दिया कि क्या सीता क्या सीता खा चुकी है, ये बताना आपको। बस 3 बताना है भाई। छोटे छोटे से सेंटेंस से बना दीजिए। देखिए छोटे छोटे सेंटेंस से ही बड़े सेंटेंस बनते हैं। अगर आपके मन में ये उत्पन्न हो रहा है कि सर हमको बड़े सेंटेंस कराइए, तो रूल दोस्तों एक ही रहता है। मैं आपको बता दूं, आप इंग्लिश के अगर छोटे छोटे सेंटेंस सीख गए ना, तो बड़े आप बना लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपको रूल आना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, बस रूल, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बस, है ना। ठीक है, चलो इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या मोहन खा चुका है, पढ़ चुका है, तो ये मेरा यस या नो टाइप का है। तो मोहन के लिए क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, तो हैज़ मोहन हो जाएगा, हैज़ मोहन। उसके बाद मोहन क्या कर चुका, पढ़ चुका है, तो पढ़ने के लिए क्या रीड होती है, तो READ, रीड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही तो होती है ना, रीड की फॉर्म। तो ये हमारा हो जाने वाला है भाई। रीड की फॉर्म चेक कर लेना, हमें लग रहा है रीड ही होती है। क्या मोहन पढ़ चुका है, हैज़ मोहन रीड। मोहन क्या पढ़ चुका, अब ये आपका क्या है, एक डबल इंटरोगेटिव यानी WH फैमिली में। तो क्या की इंग्लिश, सबसे पहले व्हाट, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैज़ मोहन, व्हाट हैज़ मोहन रीड। ठीक है ना।
क्या सीता खा चुकी है, तो क्या सीता खा चुकी है, सीता के लिए हैज़ लगाएंगे तो हैज़ सीता, हैज सीता, खा चुकी है, खाने की क्या होती है ईट, ईएन लगाएंगे तो ईटेन हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। तो ये हमारा जो था वो समझ में आपकी आ चुका होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। अभी मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस करा रहा हूँ। अभी जब मैं एक बार आपका ख़त्म हो जाएगा टेंस, एक क्लास में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आपके सारे सेंटेंस कवर करा दूंगा। जो भी बड़ा सेंटेंस है, जो इतना लंबा सेंटेंस होते हैं, छोटे सेंटेंस होते हैं, सारे कुछ मैं बताऊंगा। पहले वाला बाद वाला कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, वो बताऊंगा कि पहले बाद वाले की इंग्लिश पहले बनाते हैं, पहले वाले की बाद में बनाते हैं, जब पहले आता है बाद जब आता है, तो ये सारा कंसेप्ट बताऊंगा दोस्तों। लेकिन पहले न्यू तो मजबूत हो जाने दो, उसके बाद हम धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे, है ना। अब देखो हम लास्ट टेंस पे पहुँचेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर, इसको नोट कर लीजिए। फिर लास्ट पर पहुँचेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। चलिए अब लास्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, लास्ट हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का लास्ट कौन सा हो जाएगा भाई, प्रेजेंट का लास्ट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर दोस्तों पहचान की बात कर लें तो जो कंटिन्यूअस में पहचान रहती है वही पहचान यहाँ पर भी रहेगी। क्या रहेगी, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे शब्द आते हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी चीज़ें जुड़ जाती हैं। नहीं आप कहोगे फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर ही क्या रह जाएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या अंतर रह जाएगा। तो इसके लिए इसके साथ दोस्तों आपको समय भी दिया होता है, समय भी दिया होता है, ये होता है मेरा मेन इम्पॉर्टेंट बात, समय भी दिया होता है। बाकी सारा कुछ कंटिन्यूअस वाला ही रहेगा, लेकिन उसके साथ समय भी दिया रहेगा। अब एक शब्द आता है कि सर ये जो समय दिया रहता है इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं, समय। तो समय की इंग्लिश तो समय बेसिकली आपका क्या होता है, दो प्रकार का, एक तो पक्का होगा, समय एक पक्का होगा, और एक समय पक्का नहीं होगा, एक समय पक्का नहीं होगा, है ना। एक पक्का होगा समय, एक पक्का नहीं होगा। पक्का होगा समय के साथ हम क्या लगाएंगे, सेंस का प्रयोग करेंगे, जो पक्का नहीं होगा उसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। अब आप कहोगे सर कौन सा पक्का कौन सा नहीं पक्का। देखो दिन में जितने पहर होते हैं, दिन में जितने पहर होते हैं वो सारे आपके पक्की टाइमिंग में माने जाएंगे। पक्की टाइमिंग वह टाइमिंग होगी जो अगर दिन की बात कर रही तो दिन में एक बार आए, अगर महीने की बात कर रही तो महीने में एक बार आए, अगर साल की बात कर रही तो साल में एक बार आए, शताब्दी की बात कर रही तो शताब्दी में एक बार आए। यानी कि पक्की समय वह समय होगी जो एक बार आए, और जो पक्का नहीं होगा वो तो कभी भी आ सकता है। तो ये बात हो गई। हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी दोस्तों कौन सी होगी, जो हैज़ और हैव था ना, जो हैज़ और हैव था परफेक्ट वाली, उसके साथ बीन लग जाएगा बस। जो हैज़ और हैव था उसके साथ बीन लग जाएगा, यानी हैज़ बीन या हैव बीन बस। मेन वर्ब की दोस्तों कौन सी फॉर्म आएगी, चूँकि कंटीन्यूअस शब्द है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, यही तो होगा ना। बस इतनी चीज़ें याद रखनी। ये पक्का नहीं होगा, पक्का कब होगा इसको मैं जब अभी एग्जाम्पल करा रहा हूँ तब मैं आपको बता दूंगा, तब समझ में आ जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। देखो रूल हम लोग पहले देखेंगे, फिर इसके जो एक दो एग्जाम्पल है वो हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले रूल देखेंगे एक अफर्मेटिव का, तीनों रूल इसी टाइम देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल करने को रह जाएगा। फिर निगेटिव का
और उसके बाद इंट्रोगेटिव का। आप इसका रूल बना के बताओ। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपकी थी क्या, हैज़, हैव, बीन, यही थी ना। उसके बाद आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें चीज़ें जुड़ जाती हैं, दो चीज़ें, क्योंकि समय दिया होता है ना, तो समय की इंग्लिश में क्या बनाते हैं, सेंस या फिर फॉर, तो इसमें सेंस या फिर फॉर जुड़ जाएगा, और लास्ट में आपका टाइम जुड़ जाता है, जो भी टाइम दिया रहता है। तो ये बन जाता है आपका अफर्मेटिव का रूल। निगेटिव की बात कर लें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या फिर आपका हैव आएगा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि हैज़ और हैव के बीच में नॉट आता है। जो हैज़ बीन या जो हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट क्या करेगा, आपके निगेटिव सेंटेंस का रोल अदा करेगा। जब कभी दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएं और वो सेंटेंस निगेटिव हो, प्रश्न ना पूछा जा रहा हो, उसमें नॉट शब्द दोनों हेल्पिंग वर्बों के बीच में लगाएंगे, ये बात हो गई। बाकी ऊपर वाला लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सेंस या फिर फॉर, और उसके बाद आपका टाइम, यही तो आएगा ना। इंट्रोगेटिव को सबसे पहले WH फैमिली आएगी, तो WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या फिर आपका हैव। लेकिन ये तो कोई इंट्रोगेटिव है, तो ज़रूरी नहीं कि इसमें हमेशा नॉट आए ही आए, तो इसीलिए हैज़ बीन, हैव बीन को सब्जेक्ट अलग करता है। कौन अलग करता है, सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है बीन, और बीन के बाद दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका सेंस या फिर आपका क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, और लास्ट में आपका टाइम आ जाएगा। ये रूल का आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जांपल कराएंगे तो आपकी समझ में आएगा। एक बार रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक बार रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। चलो अब एग्जाम्पल इसके सॉल्व करते हैं फटाफट तरीके से। देखो पहला एग्जाम्पल मैंने कह दिया, मोहन 1980 से कानपुर में रह रहा है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मेरी बहन सुबह से नहीं पढ़ रही है, ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। मेरी बहन सुबह से नहीं पढ़ रही है, तीसरा सेंटेंस हो गया। क्या अध्यापक कल से गणित पढ़ा रहे हैं? क्या अध्यापक कल से गणित पढ़ा रहे हैं? दूसरा, चौथा हमने कह दिया, चौथा एग्जाम्पल मैंने कह दिया दोस्तों, क्या मैं एक साल से क्यों तुमसे बात कर रहा हूँ। ये चारों सेंटेंस हैं जिसमें से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं एक साल से क्यों तुमसे बात कर रहा हूँ, ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि आजकल की सभी की लाइफ का एक ही प्रश्न है, टाइमिंग, है ना, टाइमिंग। देखिए एक बात मैं बताऊं, अब तो हम क्लास की लास्ट में हैं ही, बस इन 4 एग्जाम्पल करके हम क्लास एंड कर देंगे। एक बात आप दिमाग में हमेशा याद रखना, बात यह देखिए, हमें पता है आप सबको हमसे ज़्यादा अनुभव है, हमें
सब आपको सबको हमसे ज़्यादा अनुभव है, तो आप सब लोग खुद एक चीज़ जानते होंगे कि अगर आपको कुछ बनना है ना दोस्तों, तो आप वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल मत बनो। आप किसी के लिए अगर अवेलेबल बने हो तो वो आपको यूज करेगा, यूज करने के बाद आपको वो चूस डालेगा, उसके बाद आपको वो छोड़ देगा। ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके और भी करीबी चाहने वाले हो सकते हैं, तो उनके लिए आप वैल्यूएबल बनिए, आप उनके लिए अवेलेबल मत बनिए। तो इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है ये चीज़ें बहुत अच्छे से, है ना। चलो देखिए, बाकी काम होता क्या है लोगों का, आज का काम क्या होता है, आजकल लोग देखिए, अगर हम, जो मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, जो मैं जितना जानता हूँ उतना मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो ना, अगर आप इतना नहीं कमा सकते हो कि आप, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप खुश रख सको, अगर आप इतना नहीं कमा सकते हो तो आप उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू 1% भी नहीं रहेगी, 1% भी नहीं रहेगी। आजकल लोग क्या सोचते हैं, आजकल सभी लोग, अगर मैं लड़कों की बात कर लूँ तो लड़के भी, और लड़कियों की बात कर लूँ तो लड़कियों भी, वो अक्सर चीज़ें ब्रांडेड खोजती हैं, वो ब्रांडेड चीज़ें खोजती। आपके पास ब्रांड होना चाहिए, अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो फ़ोन ब्रांडेड होना चाहिए, अगर आप जो कपड़े पहन रहे हो वो किसी ब्रांडेड कंपनी के होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब टोटल हर एक चीज़ आपकी ब्रांडेड होनी चाहिए। तो इसके लिए सक्सेस होना ज़रूरी नहीं है कि आप बस पढ़ लिख चुके हैं सक्सेस हो चुके हैं, नहीं। सक्सेस होने के साथ साथ आपको ऐसा कुछ कर दिखाना है कि आपको लगे कि जो आपको वैल्यू नहीं देते थे ना, जो आपको कुछ नहीं समझते थे, वो भी आपके बारे में सोचें और वो भी लोगों से कहें कि हाँ यह मेरा मित्र है। ठीक है ना, तो ये चीज़ दिमाग में याद रखना। मेरे साथ दोस्तों सब बीत चुका है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप कितना समझते हो, कितना नहीं समझते हो। आप हमसे ज़्यादा अनुभवी हो, आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, तो इसीलिए मैं केवल आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना भाई, तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अभी आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए, आगे आने वाले समय में जो लोग आपको आज देख कर कहते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, वो देखिए मैं खुद का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना भाई। चलो इसको बनाते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, मोहन सब्जेक्ट है, तो मोहन के लिए क्या लिखेंगे हम, मोहन लिखेंगे। मोहन सिंगुलर है इसीलिए हम हैज़ बीन लिखेंगे, क्योंकि नाट नहीं है ना, और ना तो ये प्रश्नवाचक है, तो बीच में ना तो नाट आएगा ना तो सब्जेक्ट आएगा। तो मोहन हैज़ बीन, उसके बाद रह रहा, रहने की क्या होती, लिव होती है ना, तो लिव लिविंग हो जाएगा, ING फॉर्म लगाएंगे तो लिविंग, मोहन हैज़ बीन लिविंग। लेकिन अब एक बात, ये टाइम दिया गया ना 1980, 1980। अब ये बताओ क्या 1980 ये 19वीं शताब्दी की बात हो रही है? तो क्या 19वीं शताब्दी जो बीत गई है वो वापस आएगी? आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, वापस थोड़ी नहीं आएगी। तो जो शताब्दी बीत चुकी है वो वापस नहीं, मतलब वो पक्की टाइमिंग, और पक्की टाइमिंग के लिए हम क्या लगाएंगे भाई, सेंस, सेंस लगाएंगे ना। लेकिन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मीन वर्ब हो गया, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो लिविंग कहाँ, कानपुर, लिविंग कानपुर, तो लिविंग कानपुर। लेकिन कब से, तो सेंस कब से, 1980। ये हमारा बन जाएगा कि मोहन हैज़ बीन लिविंग कानपुर, या में है तो हम इन भी लगा सकते हैं, लिविंग इन कानपुर सिंस 1980। ऐसे इसको बनाएंगे। मेरी बहन सब्जेक्ट है, तो मेरी बहन सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर, माई सिस्टर हो गया, माई सिस्टर। हैज़ बीन हो जाएगा, लेकिन नॉट है तो नॉट आ जाएगा, हैज़ नॉट बीन, माई सिस्टर हैज़ नॉट बीन। क्या पढ़ रही ना, तो पढ़ने क्या होती, रीड, ING लगाएंगे तो रीडिंग। माई सिस्टर हैज़ नॉट बीन रीडिंग, और कब से, सुबह से, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सुबह, दिन का एक पहर है, तो सेंस मॉर्निंग, सेंस
मॉर्निंग, ये मेरा बन गया सेंस मॉर्निंग। ऐसे हम इसको करेंगे। क्या अध्यापक कल से गणित पढ़ा रहे हैं? तो अध्यापक के लिए हम क्या लगाएंगे है, एक चूँकि प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले हम अध्यापक के लिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम टीचर लिखेंगे, TEACHER टीचर, फिर बीन लगाएंगे। हैज़ टीचर बीन, हैज़ टीचर बीन, चूँकि हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब मेन वर्ब। पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने की क्या स्टडी आएगा ना, टीचर पढ़ाता है तो स्टडी कराता है, तो स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। उसके बाद क्या मैथ, मैथ हो गया